पहले फरियादी को थाना क्षेत्र का हवाला देकर लौटा दिया जाता था। अब नए बदलाव के तहत 0 एफआईआर को कानूनी तौर पर मैंडेट कर दिया गया है और अपना क्षेत्र न होने का हवाला देकर फरियादी के साथ पुलिसकर्मी किसी भी तरीके की टाल मटोली नहीं कर सकते। अब हत्या, लूट या बलात्कार जैसी गंभीर धाराओं में भी एफआईआर हो सकेगी। पीड़ित को उसके केस से जुड़े हर अपडेट की जानकारी हर स्टेज पर अब मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रकरण वापस लेने की प्रक्रिया थी वो वन साइडेड थी, परंतु अब राज्य शासन अब ऐसे केस एक तरफा यानी वन साइडेड बंद नहीं कर सकेगा। सर, जैसे अगर 2 जुलाई को डेड बॉडी मिलती है तो फिर जो कार्यवाही होगी वो किस तरह से होगी, किस प्रक्रिया में होगी, नए कानून में या पुराने कानून? नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। हम बात करेंगे, हम एडवोकेट विजय दत्त शर्मा सर जो कि हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में प्रैक्टिस करते हैं। हम सर से ये जानेंगे कि 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून लागू हुए हैं तो वो क्या कानून है और उन कानूनों में क्या जो बदलाव हुआ है पुराने कानून में और आज के कानून में। मैं स्पेशली क्रिमिनल लॉज में ही प्रैक्टिस करता हूँ 1989 से, और क्रिमिनल साइड की ही मेरी प्रैक्टिस है। सबसे पहले तो मैं जो वरिष्ठ कानूनविद जनों ने इस तीनों अधिनियम को, संहिता को जो नवनिर्मित किया है वो इस पर्पस से किया है कि इसमें त्वरित न्याय जो है वो लिटिगेंट्स को मिले। अब बड़े शॉर्ट में तीनों एक्ट को मैं एक ही उसमें बताना चाहूँगा और अपनी एबिलिटी और नॉलेज के आधार पर मैं अपने अनुभव को आप लोगों से आज शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है भविष्य में कानून की व्याख्या कुछ इस तरह हो कि आज जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं उससे भिन्न या विभिन्न मूल्यांकन माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय अपने न्याय दृष्टांतों में इन कानूनों के तौर पर कर पाए। मध्य प्रदेश में अब तक एफआईआर साधारण चोरी और वाहन चोरी जैसे अपराधों के लिए आईपीसी की धारा 379 में की जाती थी। अब हत्या, लूट या बलात्कार जैसी गंभीर धाराओं में भी एफआईआर हो सकेगी। पहले के कानून में 0 एफआईआर यानी घटना किसी भी जिले की हो उसकी एफआईआर दूसरे जिले के थाने में दर्ज करवा सकते हैं। पहले फरियादी को थाना क्षेत्र का हवाला देकर लौटा दिया जाता था। अब नए बदलाव के तहत 0 एफआईआर को कानूनी तौर पर मैंडेट कर दिया गया है और अपना क्षेत्र न होने का हवाला देकर फरियादी के साथ पुलिसकर्मी किसी भी तरीके की टाल मटोली नहीं कर सकते। यदि ऐसा किया जाता है तो पुलिसकर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अथवा निलंबन की कार्रवाई किए जाने का भी प्रावधान है। अब एसएमएस के द्वारा भी केस की प्रोग्रेस जो है वो फरियादी को दी जा सकती है। पीड़ित को उसके केस से जुड़े हर अपडेट की जानकारी हर स्टेज पर अब मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पहले एफआईआर की कॉपी फरियादी को बड़ी मुश्किल से मिलती थी, पर अब फरियादी को एफआईआर बयान से जुड़े दस्तावेज भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। फरियादी चाहे तो पुलिस द्वारा आरोपी से हुई पूछताछ के बिंदु भी ले सकता है, यानी वो पेन ड्राइव में भी अपने बयान की कॉपी ले सकता है। पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रकरण वापस लेने की प्रक्रिया थी वो वन साइडेड थी, परंतु अब राज्य शासन अब ऐसे केस एक तरफा यानी वन साइडेड बंद नहीं कर सकेगा। धरना प्रदर्शन एक तरफा बंद नहीं हो पाएंगे। उपद्रव में भी यदि फरियादी आम नागरिक है तो उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। वर्तमान में पीड़ित को जो मुआवजा दिया जाएगा वो केंद्र की मदद से राज्य सरकार प्रतिकर स्कीम तैयार करेगा। ऐसे पीड़ित जिन्हें अपराध के कारण नुकसान हुआ है व जिन्हें पुनर्वास की जरूरत है, सरकार के विवेक पर होगा। सर, जैसे अगर 2 जुलाई को डेड बॉडी मिलती है तो फिर जो कार्यवाही होगी वो किस तरह से होगी, किस प्रक्रिया में होगी, नए कानून में या पुराने कानून में? यहाँ पर मैं अपने जो जानकारी है वो जरूर शेयर करूंगा। 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता का लागू किया जाना बताया गया। 2 जुलाई 2024 को एक डेड बॉडी मिली। उस डेड बॉडी को मिलने के आधार पर बीएनएस में यदि कार्रवाई की जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
ये तथ्य आता है कि इस की हत्या 15 दिन पहले की गई है। जी सर। तो यहाँ पर मेरा कहना ये होगा कि जो रिटायर्ड जस्टिस हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने जो क्वेश्चन पोज किया वो बिल्कुल सही है और कानूनी रूप से जो है वो पूर्ण रूप से पुराने एक्ट आईपीसी और सीआरपीसी से गवर्न होंगे, क्योंकि जो कॉज ऑफ एक्शन है, जो अपराध है, वो 1 जुलाई के पहले का है। तो यहाँ पर इस एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए भी माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जो भी न्याय दृष्टांत होंगे वो इस विरोधाभास को भी निश्चित तौर पर खत्म करेंगे। ऐसा नहीं कि 1 जुलाई या 2 जुलाई 24 को कोई अपराध हुआ या कोई एफआईआर हुई, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन उसका 1 जुलाई 2024 से पहले का है। तो जहां तक मेरी एबिलिटी और नॉलेज का बात है, वो दंड प्रक्रिया संहिता और आईपीसी इसके तहत कार्रवाई होगी, बीएनएस या बीएनएसएस में नहीं होगी। ओके सर। अच्छा सर, जैसे अपन मोटे मोटे तौर पर बोले तो क्या रिप्लेस क्या किया है, क्या से क्या किया है इन्होंने? एक्चुअली कुछ सेक्शंस को क्या अधिकतर 90% जो है इसमें चेंज कर दिया है। हर एक्ट 90% चेंज किया है। लैंग्वेज एज इट इज रही है, लेकिन सेक्शंस को बदल दिया है। 420 को धारा 138 कर दिया है। ऐसे ही दूसरे सेक्शंस को हटा दिया। कुछ सेक्शंस जो पुराने आईपीसी में, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि धोखाधड़ी की जो परिभाषा थी वो धारा 415 में थी, पनिशमेंट 420 में था जी। तो चार्ज जो है वो हमेशा पनिशमेंट में 420 में लगता था। अब सेक्शन जैसे 63 या 64 में डेफिनेशन है, तो सेक्शन 64 क्लॉज 1 में पनिशमेंट है, क्लॉज 2 में सब्सिक्वेंट ऑफेंस में पनिशमेंट है। तो अब जो चार्ज लगेंगे वो एक सेक्शन के सब क्लॉजेज में ही लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है। पुराने में और नए में ये एक अंतर है। और अभी नए कानूनों में निश्चित तौर पर जैसे जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय कानूनों की व्याख्या करेंगे तो और इस कानून के बारे में स्पष्टता हम लोगों को देखने को मिलेगी। अब जहां तक अब यहाँ मैं भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता के शब्द पर जाना चाहूँगा जी। जो भी न्यायिक कानूनविद हैं उनका कुछ डिस्कशन में मुझे ये भी सुनने का मौका मिला कि भारतीय दंड संहिता जो पुराना एक्ट था, उस एक्ट में दंड का प्रावधान था, इसलिए दंड शब्द बिल्कुल सही था जी। आज भारतीय न्याय संहिता जो हो गया है, तो क्या ये न्याय शब्द सही है या नहीं, इस बारे में भी निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कानूनविदों द्वारा डिस्कशन के तौर पर कहा जाएगा जी। थैंक यू सर। Thank you very much.